बीटीवी न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले। एक सप्ताह में मिले 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 28 मरीज का होम आइसोलेशन में चल रहा है उपचार। 4 मरीजों को कोविड अस्पताल बूढ़ी में किया गया है भर्ती। कोविड नियमों का पालन न करना बन रहा खतरा। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की होगी जिले में शुरुआत। जिले के 10 थानों को किया गया चिन्हित। महिला अपराधों पर तत्काल होगी कार्यवाही। मार्च के महीने में हो सकती है हेल्प डेस्क की शुरुआत। प्रदेश के 700 थानों में खोली जा रही है हेल्प डेस्क। एलआईसी कर्मचारियों ने किया 1 दिवसीय हड़ताल। विनिवेश का विरोध कर रहे हैं एलआईसी कर्मचारी। एफडीआई में आईपीओ के फैसले को निरस्त करने की मांग। एलआईसी कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना महामारी फिर पैर पसारती नजर आ रही है। बालाघाट जिले की ही बात करें तो यहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बता दें कि जिले में एक सप्ताह के भीतर ही 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 28 को होम आइसोलेशन में, जबकि 4 मरीजों को कोविड अस्पताल बूढ़ी में रखा गया है। गौरतलब हो कि प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में सबसे तेज वृद्धि महाराष्ट्र में देखने को मिली है। इसलिए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन फिर लगाया गया है। वैसे बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर जल्द विराम लग जाएगा। लेकिन सतर्कता नहीं बरती गई तो संक्रमण भी तेजी से फैलेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे की माने तो कोरोना संक्रमण का बढ़ना लापरवाही है। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहन रहे और सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 28 पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 4 पॉजिटिव मरीजों की उम्र अधिक होने के कारण व अन्य बीमारियों के चलते उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 3289 पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 3232 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से हमको स्वयं सचेत होने की ज़रूरत है। हमको स्वयं ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे भीड़ भाड़ भरे इलाकों में, ऐसे भीड़ भाड़ के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए जहां हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे। वहाँ पर आदमी को स्वयं अपनी परवाह करना है, क्योंकि अगर कुछ हो गया उसको तो उसको कौन देखेगा, उसको स्वयं लड़ना पड़ेगा। उसके परिजन ही काम सबसे ज़्यादा आएंगे। इसलिए उनको और उनके परिजनों को या एक व्यक्ति को ऐसे जगह में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ होने की उम्मीद है। सर, नाइट कर्फ्यू की स्थिति बन सकती है? नाइट कर्फ्यू बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी रात में तो लोग वक्त बहुत ज़्यादा घूमते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं। हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं लगभग 8-9 बजे के लगभग बिल्कुल खाली हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा ऐसा मैं नहीं समझता। और जहाँ तक संभावना है कि दिन में ही लोग वाग, जब शासन ने 140 धारा लगा दी है, तो लोग वाग अपने हिसाब से उसका पालन करें। और नहीं तो शासन को क्या, शासन चाहेगा तो जिस दिन चाहेगा उस दिन यहाँ लॉकडाउन हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। और अगर केस बढ़ेंगे तो वो स्थिति आएगी ही। इसलिए ज़रूरी है कि उसको पहले से ही हम उसका रोकथाम कर लें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है।
ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस जानलेवा वायरस के प्रसार का मुख्य कारण लापरवाही ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य से लगे होने के चलते जिले में काफी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते जिले की सीमाओं पर स्क्रीनिंग की सुविधा सहित राहगीरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद से लोगों ने शासन के नियमों और कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को बिल्कुल छोड़ दिया है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले की आबादी लगभग 17 लाख थी, लेकिन अब संभवतः बढ़कर 19 लाख के आसपास पहुंच गई है, जिसमें भी हम मात्र 8% में शामिल 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग युवा अब भी वैक्सीनेशन से छूटा हुआ है, जिन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के सभी उपायों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण को फैलने से नहीं रोका गया तो लॉकडाउन जैसे हालात पुनः उत्पन्न होंगे, इसलिए हमें ही खुद सजग होना होगा। मैं चाहूँगा कि कोविड का वैक्सीनेशन भी हम चालू कर दिए हैं और अभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो थे, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे अथवा जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लगे थे, चाहे वो सरकारी हो अथवा प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर अथवा उनके अन्य कर्मी हो, तो इन लोगों को हमने वैक्सीन लगा दिया है। दूसरा फ्रंट लाइन वर्कर जैसे कि हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के इसके साथ में होमगार्ड के और जेल वाले, इसके साथ में कुछ स्पेशल हैं, बटालियन है, CISF है और कोबरा है, तो इन सब लोगों को हमने, और इसके साथ में राजस्व के जो कर्मचारी हैं और इसके साथ में जो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं और जो हमारे पंचायत के कर्मचारी हैं, कोटवार हैं, ग्राम पंचायत सचिव वगैरह हैं, तो इन लोगों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए इनको सबको वैक्सीनेट किया है। और ये लोग भी, कई लोग सेकेंड डोज अपनी लगाने नहीं आए, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि वो आकर के अपनी वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन बहुत ही प्रभावी है। और इसके साथ में मेरा विशेष अनुरोध है आप लोगों से कि जो लोग आपके बीच में हैं और 60 साल से ऊपर के हो गए हैं, उनको ला करके उनको प्रेरित करें कि वो जा कर के वैक्सीन लगवाएं। चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर जल्द ही जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसलिए लगातार शासन के द्वारा ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, वह टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर वैक्सीन लगाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में अब तक 6,506 स्वास्थ्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन का पहला डोज और 5,700 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इस प्रकार 7,888 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज एवं 3,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। जिले में 60 वर्ष से अधिक की आयु के 8,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। गंभीर रूप से बीमार 45 से 59 वर्ष के लगभग 800 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में महिला अपराधों पर रोकथाम और प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रदेश के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। हालांकि अब तक इन महिला हेल्प डेस्क के शुभारंभ की तिथि शासन ने घोषित नहीं की है, लेकिन तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। बता दें, बालाघाट जिले में 10 थानों को चयनित किया गया है। थानों में हेल्प डेस्क का गठन 3 श्रेणियों में होगा। उसी हिसाब से यहां महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। 18 मार्च को महिला सेल प्रभारी मोनिका तिवारी ने वीडियोग्राफी के जरिए इसकी रूपरेखा पर चर्चा की। इस दौरान नगर के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों सहित अन्य विभागों के भी अधिकारी मौजूद रहे, जहां प्रारंभ होने वाले इन ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की जानकारी उपस्थित लोगों से साझा की गई। महिला सेल प्रभारी मोनिका तिवारी ने बताया कि इस महिला डेस्क को अर्जेंट रिस्पांस फॉर जस्ट एक्शन ऊर्जा का नाम दिया गया है, यानी कि सिर्फ कार्यवाही के लिए तत्काल प्रतिक्रिया बताया गया कि इन ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में 1 महिला SI और 2 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक महिला पुलिस कर्मियों का स्टाफ रहेगा। महिला हेल्प डेस्क बनने से महिलाओं को उनके विरुद्ध हो रहे अत्याचारों या घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए अब शहर में स्थित महिला थाने तक आने की जरूरत नहीं होगी। जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव की महिलाओं को शिकायत के लिए 70 से 80 किलोमीटर चलकर शहर आना होता है। आने जाने में पैसा भी खर्च होता है। थानों में महिला हेल्प डेस्क से ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में 700 महिला थाने ऊर्जा हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है, जिसमें से हमारे बालाघाट में 10 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करी जा रही है, जिसमें कोई भी महिला पीड़ित या फरियादी आती है तो उसे तुरंत ही पुलिस की सहायता या जिस भी विभाग की उसको सहायता की आवश्यकता होती है उसे उपलब्ध कराया जा सके। इसी के लिए आज पुलिस और अन्य विभागों के लोगों को यहाँ बुलाया गया था कि यदि कोई भी महिला पीड़ित थानों में आती है या ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में आती है तो उसे तुरंत ही जो पुलिस की सहायता या अन्य विधिक चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके। कब तक हो जाएंगी इन थाने की क्लास? अभी हमारे यहाँ 10 थानों में वर्किंग है, पर इसका इनॉग्रेशन की कोई अभी डेट नहीं आई है, पर ये मान के चल रहे हैं कि मार्च में ये वर्किंग में आ जाएगा। बैंक कर्मचारियों के बाद 18 मार्च को एलआईसी कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं। एलआईसी के कर्मचारी विनिवेश का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते हड़ताल करने का ऐलान किया गया था। यह हड़ताल एक दिन की है। बता दें, इस सरकारी कंपनी की शुरुआत साल 1956 में हुई थी और इस समय इसमें करीब 1,14,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा करीब 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स भी हैं। बताया गया कि केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में एलआईसी का आईपीओ लाने का ऐलान किया था। इसके अलावा पीएसयू और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हिस्सेदारी बेचकर 1,75,00,000 रुपए जुटाने का विनिवेश लक्ष्य रखा था, जिसके लिए सरकार ने 2 बैंकों और एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया था। एलआईसी के कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार एलआईसी का आईपीओ न लाए। इसके अलावा पीएसयू और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हिस्सेदारी न बेचे। इस दौरान फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉयज फेडरेशन के कर्मचारी अधिकारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे, जिन्होंने एलआईसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉयज फेडरेशन के सचिव चैन सिंह मरावी ने बताया कि आज पूरे देश में संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में हड़ताल की जा रही है, जिसमें एलआईसी का आईपीओ लाने के ऐलान को वापस लिए जाने और बीमा क्षेत्र में एफडीआई में आईपीओ के फैसले को निरस्त करने की मांग की जा रही है। आज पूरे देश में एक दिवसीय हड़ताल हो रहा है। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आईपीओ एलआईसी की निर्णय लिया है वो वापस लें। एफडीआई जो 49% से 74% का निर्णय है ये वापस लिया जाए और ये जनहित के लिए, समाज के लिए, बीमा धारकों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध है। इसलिए यह निर्णय किया है कि हम संयुक्त तत्वाधान में क्लास 1 फेडरेशन, क्लास 2 फेडरेशन और क्लास 3, क्लास 4 यूनियन की तरफ से एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। ये हमारे लिए ये आह्वान है कि ये हमारे जनता के लिए, हमारे बीमा धारकों के लिए ये नुकसानदायी है और आने वाला जो भी है समय वो सभी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए यह निर्णय हमारे लिए, यह आह्वान आप तक। फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारी राजकुमार छत्री ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए एलआईसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। एलआईसी के निजीकरण को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसका हम विरोध कर रही हैं। क्या है, जो गवर्नमेंट जो एफडीआई को 49 से 74% कर रही है, उसमें एक जो उद्योगपति हैं ये लोग इस काम को लेकर जो उसका बेनिफिट है वो अपने लिए यूज़ करेंगे। अभी तक क्या होता था कि जो बेनिफिट होते थे उसका उपयोग गवर्नमेंट करती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे कामों में देश के लिए लगाती थी वो पैसा, लेकिन अब जो है वो जो लाभ है वो उद्योगपति के घरों में जाएगा। इसी के खिलाफ में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार जो है निजीकरण की ओर एलआईसी को ले जा रही है? बिल्कुल, सरकार का पूरा मोटो यही है कि हर संस्थाओं को प्राइवेट किया जाए और उद्योगपतियों को बेचा जाए। बीते दिनों वारासिवनी वन परिक्षेत्र के एंकाटोला के जंगल में वन्य प्राणी चीतल के शिकार करने वाले 2 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं बता दें कि मामले में वन विभाग को अब भी लगभग 10 आरोपियों की तलाश है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र के भांडी बीट के एंकाटोला के जंगल के कक्ष क्रमांक 516 में बीते 16 मार्च को कुछ लोगों द्वारा वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर उसका मांस काटकर आपस में बांटने की फिराक में थे। शिकार की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर वन अमले की टीम को भेजा गया था, जहां पर टीम ने मौके से नर चीतल के शरीर के अवशेष बरामद कर एक मुख्य आरोपी देवनलाल निवासी पिपरिया को गिरफ्तार किया था।
उससे पूछताछ करने के बाद उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए थे, जिसके बाद गुरुवार की सुबह दूसरा आरोपी मोहरलाल निवासी हुड़की टोला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के पश्चात जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को जब वह विभाग की टीम एंकाटोला के जंगल में वन्य प्राणी चीतल के मांस के साथ घटनास्थल पर ही मुख्य आरोपी देवनलाल को पकड़ा गया था, मगर विभाग के अधिकारियों को आरोपी ने चकमा देकर वहां से भाग गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने 16 मार्च की रात में उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं लगभग 10 से 12 आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश वन कर्मियों के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, आज से 2 दिन पहले हमको मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिपरिया, उड़गी टोला या केरा के कुछ लोग जो हैं चीतल भटककर जंगल से जो धान की फसल लगी हुई है, चूँकि अभी वो बड़ी सॉफ्ट है तो उसको खाने के चक्कर में जो है खेतों में एंट्री किए होंगे, तो कुछ लोगों ने मिलके जो है उसको रस्सी से बांधा और फिर कंपार्टमेंट नंबर 516 में ले जाके उसको काट पीट किए। तत्काल मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचने के बाद में जितने भी अवशेष थे वो मैंने बरामद किए, परंतु जो है वहां पर किसी प्रकार का कोई आरोपी मैं नहीं पकड़ पाया। लेकिन कंटिन्यू 2 दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और अभी तक 2 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है कि हाँ साहब हमारे द्वारा ये अपराध किया गया था। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।